माँ की मेहनत और पिता के पसीने की लाज रखना। माँ की मेहनत और पिता के पसीने की लाज रखना, उनके चरणों की धूल को अपने माथे से लगाए रखना। मंजिल क्या चीज़ है, जन्नत भी मिलेगी। मंजिल क्या चीज़ है, जन्नत भी मिलेगी। बस उनके सपनों को अपनी आँखों में सजाए रखना। बस उनके सपनों को अपनी आँखों में सजाए रखना। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। चलिए देखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। और इसमें क्या है, इसमें हमने कुछ अपक्रियाओं के प्रकार भी पढ़ लिए थे। कल संयोजन अपक्रिया पढ़ लिए थे जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। वियोजन अपक्रिया, एकल अभिकारक टूटकर किसमें विभक्त हो जाता है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में। विस्थापन अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को स्वयं द्वारा क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन, यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण, 2 विलयन मिलकर अम्लीय पदार्थ बनाते हैं। उदासीनीकरण क्या होता है, उदासीनीकरण में अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी पढ़ा था। ऊष्माक्षेपी फेंकी से याद किया था कि उत्सर्जन होगा ऊष्मा का, और इसमें ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होगा। उत्क्रमणीय जो दोनों तरफ चले, यानी अभिकारक से उत्पाद भी बन जाए और उत्पाद से अभिकारक भी बन जाए। अनुत्क्रमणीय जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बन जाता है लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बन पाता है। प्रकाशिक अपक्रिया या इसी को प्रकाश रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो आज जैसा कि हमने कल कहा था कि इसको आज सीखेंगे, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स अपक्रिया आज हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए उपचयन की व्याख्या कर लेते हैं। उपचयन का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। उपचयन का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रिया, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब इसमें क्या होता है, देखिए परिभाषा क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की वृद्धि होती है। देखिएगा, याद रखिएगा, ऑक्सीजन परमाणुओं की क्या होती है, वृद्धि होती है, या फिर यह याद रखिएगा इसमें से कोई एक, ठीक, या मतलब चाहे वह ऑक्सीजन परमाणुओं की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी हो, तो या हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होती है, उपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की वृद्धि या हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होती है, उपचयन अपक्रिया कहलाती है या फिर ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। एक परिभाषा और बन सकती है इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। देखिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या फिर आयन में इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है, उससे ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया कहते हैं। देखिए, अगर हम इसे शार्ट में याद करने की कोशिश करें तो कैसे याद रख सकते हैं, देखिएगा। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या होता है, किसी पदार्थ के साथ, ये तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बढ़े, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बढ़े, या फिर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या घटे। अगर हम दूसरे तरीके से कहना चाहें इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, तो क्या होगा, परमाणु या फिर अणु या फिर आयन में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी आए। इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी आए। देखिए, एक तरीका है याद रखने का इसे, अगर हम ऑक्सीजन के आधार पर सब कुछ डिसाइड करें तो इसमें क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से होगा संबंध, तो यानी कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। और यहाँ बताइए ऑक्सीकरण में क्या होगा, उपचयन लिखा ना, तो ऑक्सीजन ऊपर जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर जाने का मतलब हो गया बढ़ना। ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया, बढ़ना।
तो अगर यहाँ पे उपचयन को हम ऑक्सीजन के आधार पर याद करें तो ऑक्सीजन ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए उपचयन अपक्रिया है। तो ऑक्सीजन याद रखना है कि ऑक्सीजन ऊपर जाए तो बाकी जो या करके लिखेंगे वह नीचे जाएगा, यानी कमी होगी इनकी। तो ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन की कमी या फिर इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, तो यह देख लीजिए, यह आसान तरीका है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होती है, उसे हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं या फिर ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा जो बनेगी, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु आयन में इलेक्ट्रॉनों की क्या आती है? कमी आती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, तो देखिएगा, इसको उदाहरण से समझते हैं। तो यानी कि अब आप इसमें समझ चुके होंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ना है या हाइड्रोजन घट सकता है या किसी परमाणु अणु आयन के साथ इलेक्ट्रॉन घट सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों में कमी आ सकती है। ठीक है, अब देखिएगा, एग्जाम्पल उठाते हैं एक। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीजन के आधार पर। किसके आधार पर? ऑक्सीजन के आधार पर। तो CuO प्लस H2 जब यह क्रिया करता है तो बना लेता है Cu प्लस H2O। ठीक, तो सबसे पहले देखिए उपचयन। क्या देखना है? उपचयन यानी ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि। तो यहाँ देखिए, अभिक्रिया के बाद यहाँ से यहाँ जाने पर, इधर से अभिकारक से उत्पाद पक्ष में देखिए क्या किसी के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है? यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन देखिए घट गया, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन में देखिए वृद्धि हुई है। H2 के पास पहले कोई ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन के पास पहले कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ से जब उत्पाद पक्ष में गए हैं तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन आ गया है, यानी कि यहाँ पे हुआ है उपचयन। क्या हुआ है? उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन या फिर क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। ठीक, एक बात और यहीं पे ध्यान दीजिएगा, जब हम ऑक्सीडेशन उपचयन पढ़ेंगे या फिर हम अपचयन की तरफ जाएंगे तो एक शब्द और मिलेगा हमको, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक पदार्थ, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यह क्या है? वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। जो किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ का, वे पदार्थ जो किसी पदार्थ का, एक मिनट, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं उन्हें ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तो ये इसी अभिक्रिया में देखिए कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है, यानी कौन ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बताइए, यह हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे जाते जाते आ गया, लेकिन किसके पास था जिसने दिया इसको? तो इसने ऑक्सीजन को यहाँ पे दिया था। देखिए, इसने ही ऑक्सीकरण करवाया, इसीलिए इसका नाम है उपचायक, या फिर कहेंगे ऑक्सीकारक, या फिर कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो फिर से बताइए, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं उन्हें ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यह देख लिया हमने ऑक्सीजन के आधार पर। अब एक हाइड्रोजन के आधार पर देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए हाइड्रोजन के आधार पर।
एक अन्य एग्जाम्पल H2S प्लस Cl2, जब यह मिलते हैं तो बना लेते हैं HCl और यहाँ पे बन जाता है H, यहाँ पे यस बच जाता है। देखिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को देखना है। तो यहाँ से आप जब यहाँ जाएंगे देखिए, तो यहाँ पे हमको देखना क्या, हाइड्रोजन परमाणु क्या हो रही हो कमी। यहाँ से जब इधर की तरफ देखें तो आपको पहले यहाँ पे यश मिलेगा, यश के साथ H2 है कि नहीं है। तो यश के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है, लेकिन यहाँ पे उत्पाद पक्ष की ओर जब हम गए हैं तो यहाँ पे देखिए कोई हाइड्रोजन नहीं बचा है, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की क्या हो गई है, कमी हो गई। हाइड्रोजन परमाणुओं की क्या हो गई है, कमी। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी हो गई है, इसलिए यहाँ पे क्या है, तो आप सीधे कह सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, यानी हानि हुई है, यानी कि कमी हुई है, और इसीलिए इसे कहेंगे कौन सी अपक्रिया, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया या फिर उपचयन अपक्रिया। यहाँ पे है उपचयन अपक्रिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया उपचयन अपक्रिया। अब यहाँ पे कौन ऑक्सीकारक होगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन होगा, तो इसने जो हाइड्रोजन को त्यागा है इसको लेने वाला भी कोई होगा, यानी इससे ऑक्सीकरण करवाने के लिए किसी ने प्रेरित किया होगा। तो जो प्रेरित करवाया वही यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया बनने के लिए इसे प्रेरित करने वाला, यश से हाइड्रोजन को छीनने वाला, वहाँ पे ऑक्सीजन को क्या था, वहाँ पे ऑक्सीजन को लेने वाला था। ठीक, यहाँ पे वहाँ पे क्या था, सॉरी एक मिनट, वहाँ पे जैसे हमने लिखा था एग्जाम्पल CuO प्लस H2 और बना क्या था Cu प्लस H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया था, H2 के साथ ऑक्सीजन आ गया था। ठीक है, और यहाँ से इसने अपना ऑक्सीजन त्यागा, यानी कि इससे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया। ठीक है, इसने दिया था, इसीलिए यहाँ पे कौन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह हो गया। और इसने यहाँ पे लिया है तो हाइड्रोजन त्याग हो रहा है ना, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना, तो हाइड्रोजन लेने वाला कोई चाहिए। तो जो लेने वाला होगा यहाँ पे वह होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यानी कि ऑक्सीकारक पदार्थ यह है, या उपचायक कौन है, Cl2 है, ऑक्सीकारक। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसने ऑक्सीजन को दिया है वह है, और यहाँ पे जिसने हाइड्रोजन को लिया है वह है। क्योंकि हाइड्रोजन की कमी होगी तो कमी हो रही है तो कोई लेने वाला चाहिए, तो जो लेगा वह है। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि है, ऑक्सीजन की वृद्धि है तो वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन की, तो यह कहीं से आएगा तब तो वृद्धि होगी, तो जहाँ से आएगा वह होगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो यह है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर हिंदी में क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ या उपचायक पदार्थ। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखिए, और वह किस आधार पे होगा, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। एक अपक्रिया देखिए, Zn CuSO4 और बना लेगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, अगर आप सबके देखिए इलेक्ट्रॉनों को देखिए कि इसके सर पर कितना चार्ज है, आवेश देखिए, आवेश, यहाँ इलेक्ट्रॉनों से मतलब आवेश से है। तो अगर हम Zn के सर पे देखें तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ऊपर की तरफ लिख दें, Zn के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, इसने ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज जो आवेश है वह कितना होगा, शून्य होगा। यह देखिए यहाँ पे क्रिया किए हैं दोनों लोग, तो यहाँ पे दोनों के लिए होगा जरूर, तो एक होगा Cu और दूसरा कौन होगा, SO4। ठीक, SO4 के सर पे कितना होता है, 2 माइनस, और इसके सर पे कितना होगा, तब यहाँ पे अगर 2 माइनस है तो यहाँ पे यह 2 प्लस होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो Zn है और SO4 है। SO4 के सर पे हमेशा वही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, तो 2 माइनस
और यहाँ पे Zn SO4 पर क्या हो जाएगा 2+, तभी ये कटेंगे तभी ये Zn SO4 बनेगा। और यहाँ पे देखिए Cu के सर पे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे इसने ना किसी से आदान किया ना प्रदान किया कुछ, तो यहाँ पे कितना होगा 0। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन के आधार पे देखना है ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है, यानी कि आवेश की कमी आती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है। तो बताइए किसके साथ इलेक्ट्रॉन की कमी आई है। अब एक चीज़ और बताइए, धन आवेश किस पर लगता है, यानी अगर हमारे पास Cu है, अगर सोडियम मान लेते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 11 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है। ठीक है, जब हम इसको Na+ कहते हैं, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या आई है, कमी आई है, यानी पहले इसके पास 11 थे, अब कितने हो गए हैं 10। ठीक, अब यहाँ पे देखिए Zn नहीं त्यागा है, तो इसके मतलब यहाँ पे 0, मतलब कि इसने 0 अपना रखा, अपना पहले वाला जो होगा वो बनाए रखा है, यानी इसने कोई त्याग नहीं किया है। लेकिन जब यहाँ पे जाएंगे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन 2+ आया है, यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई होगी, कमी हुई होगी, इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई होगी, कमी। और यहाँ पे देखिए Zn के साथ क्या है +2 है, 2+ में है, यानी यहाँ पे Zn के साथ इलेक्ट्रॉनों की कमी आई है, और इसीलिए यह कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, उपचयन अपक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आई बात समझ में। तो यहाँ पे एक बार इसी को फिर से समझ लीजिए, समझा देते हैं। देखिए डायरेक्ट देखते हैं अब। तो Zn ने ना दिया ना लिया तो कितना 0। Cu ने क्या किया, इससे आदान प्रदान किया है तो मिलके क्या बना लिया है, एक अणु बना लिया है। यह परमाणु है तो परमाणु देखिए कोई त्याग नहीं किया, यहाँ पे आयन आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, अणु। तो यहाँ पे कितना होगा, Cu के सर पे होगा 2+, ठीक, और इसके सर पे होगा -2। यहाँ पे देखिए Zn के सर पे होगा 2+ और इसके सर पे होगा 2-, और यहाँ पे क्या होगा 0, क्योंकि ना आदान किया ना प्रदान किया। जब तक मिलेगा नहीं तब तक ये अपनी इलेक्ट्रॉन ना त्यागेगा ना कोई ग्रहण करेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई चार्ज ना लगा हो तो इलेक्ट्रॉनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ज्यों ही चार्ज लगाएंगे, अगर धन लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है, और अगर माइनस लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो देखिए यह वाला हिस्सा तो समान है, इसको पहले हटा दीजिए। ठीक, लेकिन यह मत हटाइएगा, ये तो Cu का है, यह SO4 के दोनों समान थे ना, तो यह हट गया। यह Cu का 2+ है और यह Zn का 2+ है, दोनों को इस तरह से मत हटा दीजिएगा, इसको रहने दीजिएगा। यहाँ पे जब हमने देखा Zn से Zn की तरफ गए हैं तो देखिए यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 2+ लिखा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ा नहीं है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन बढ़ा नहीं है, इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, क्योंकि ज्यों ज्यों धन बढ़ेगा त्यों त्यों वह क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी। धन का मतलब ही होता है त्याग देना। तो ये देखिए पहले अक्को नहीं त्यागा था, 2 त्याग दिया, ठीक, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या आ गई, कमी आ गई। जैसे हमारे पास 10 रुपया थे, ठीक, हमने किसी को 2 रुपया उधार दे दिया, 10 रुपया थे, 2 रुपये क्या दे दिया उधार, हमारे ऊपर तो +2 आ गया है, यानी कि हमारे पास चार्ज हो गया धनात्मक। लेकिन जो हमारे पास से कमी आई है, 2 की कमी आई है, और हम कितना हो गए, पहले 10 से अब कितना हो गए, 8 हो गए। तो ठीक इस प्रकार से इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद की अपक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया या इसी को बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक, वैसे रिडक्शन का अर्थ क्या होता है, रिड्यूस का अर्थ क्या होता है, रिड्यूस माने घटना या कम होना। और आपको पता है हम परिभाषा किसके आधार पे मेन मानते हैं, ऑक्सीजन के आधार पर। तो यहाँ पे घटने का मतलब किससे है, ऑक्सीजन का घटना। तो यहाँ पे अगर हम परिभाषा देने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ
जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की या ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी, जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी या हाइड्रोजन परमाणुओं की वृद्धि। वृद्धि होती है उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं, या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बताइए क्या होगा? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी या हाइड्रोजन परमाणुओं की वृद्धि होती है उससे अपचयन अपक्रिया कहलाती है, या अपचयन अपक्रिया उसे कहते हैं। तो यहाँ परमाणुओं की क्या हो रही है? कमी या फिर हाइड्रोजन, यही शब्द याद रखना बीच में, इनमें से कोई एक शर्त का पालन हो जाए तो। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी तो बता सकते हैं ना, तो दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह रासायनिक अपक्रिया, आप लोग पूरा नाम लिखेंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी अणु, पहले परमाणु लिख लेते हैं, जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन के साथ इलेक्ट्रॉनों की। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की कमी आई थी तो H की वृद्धि हुई, तो इलेक्ट्रॉन की भी क्या करवा देना है? वृद्धि करवा देना है। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन के साथ इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, या परमाणु अणु या आयन में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अपचयन अपक्रिया यहाँ पे में लिख लेंगे तो और अच्छा होगा। आयन में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, एक बार परिभाषा दोनों फिर से देखिए। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी, या हाइड्रोजन परमाणुओं की वृद्धि होती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। या वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन में परमाणु और या फिर आयन में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? वृद्धि होती है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अगर शार्ट करें, शार्ट में जैसे पीछे देखा था, देखिए तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या हो जाएगा? जिसमें ऑक्सीजन घटे, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणु क्या हो? कमी, या फिर किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन परमाणुओं की वृद्धि हो, या फिर किसी अणु परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉन की क्या हो? वृद्धि हो, तो हम उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो याद रखना है यह, इनमें से कोई एक हो। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले वही एग्जाम्पल फिर से उठाते हैं, उसी में देखिए, क्योंकि जहाँ तक प्रायः जो होता है वह होता है जहाँ पे अपचयन होता है वहाँ उपचयन होता है, और जहाँ उपचयन होता है वहाँ अपचयन भी होता है। तो CuO प्लस H2 और बना लेगा Cu प्लस H2O। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब किसके ऑक्सीजन की क्या करवानी है? कमी। तो यहाँ पे देखिए पहले Cu के पास ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे जो अभिकारक से उत्पाद पक्ष में जब गए हैं तो ऑक्सीजन की हानि हो गई, यानी ऑक्सीजन की कमी आ गई। तो ऑक्सीजन की हानि हो गई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की हानि हुई है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन की कमी को ही कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन। ठीक, तो इससे जो हानि करवाने वाला है वह कौन है? H2।
तो इसे ही क्या कहेंगे, अपचायक। अपचायक। तो अपचायक क्या होते हैं? अपचायक पदार्थ या इसी को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए वे पदार्थ जो किसी अपक्रिया में, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं अपचायक कहलाते हैं। यहाँ आगे जोड़ लेंगे, अपचायक कहलाते हैं। ठीक, देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, H2 है अपचायक, क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस करवाने वाला कौन है, H2, क्योंकि यही ले लिया इससे, यही छीन लिया, तो यह छिनैती कर लिया इससे, तो Cu अकेले बच गया। यानी इसकी जो हानि हुई है ऑक्सीजन की, वह किसके कारण हुई है, हाइड्रोजन कारण। यानी जो कारण बनेगा, जो पदार्थों का अपचयन करवाएगा वही क्या कहलाएगा, अपचयन जो करवाएगा वही क्या कहलाएगा, अपचायक। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। एक अपक्रिया और देखिए हाइड्रोजन के बेस पर। तो हाइड्रोजन के बेस पर अपक्रिया क्या है, H2S प्लस Cl2 बना लेगा क्या, HCl, और यहाँ पे बन जाएगा यस। ठीक, यहाँ पे 2 लगा के संतुलित कर सकते हैं। तो अब देखिए हाइड्रोजन की, या फिर क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन में वृद्धि। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन की क्या किसी के साथ वृद्धि हुई है, देखिए Cl2 जब देखेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है, Cl के साथ हाइड्रोजन परमाणु पहले नहीं था, अब आ गया। यानी कि Cl के साथ हाइड्रोजन परमाणु की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और हाइड्रोजन परमाणु की अगर वृद्धि हुई है तो इसका मतलब यह कौन सी अपक्रिया है, अपचयन अपक्रिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपचयन अपक्रिया है। यह क्या है, अपचयन अपक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक, और यहाँ पे वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करवाते हैं, तो अपचयन करवाया किसने इसका, यानी इसको H अब दिया, H इसको दिया कौन, तो यहाँ पे H किसने दिया है, H2S से दिया है। तो यह वाला भाग कहलाएगा अपचायक। अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए, वह है बेस किस पर, वह हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पर। तो देखिएगा आपने वही एग्जाम्पल जो लिया था, ZnCuSO4 और बना लेगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक, सीधे हम लिख देते हैं फिलहाल। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना रहेगा, कोई आवेश नहीं, मतलब किसने ना त्यागा ना दिया, ना किसी से लिया ना दिया, तो यहाँ पे 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 माइनस होगा, SO4 का कितना होता है, 2 माइनस, और यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे SO4 2 ग्रहण कर सकता है, तो इसलिए 2 माइनस, और ये इसने दिया कितना है, तभी तो यह 2 कट के CuSO4 बना होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए SO4, यहाँ 2 माइनस, यहाँ Zn2 प्लस, और यहाँ पे Cu पर कितना, ना दिया ना लिया, तो कितना है 0, ना इसका इलेक्ट्रॉन घटा है ना बढ़ा है। तो आपको यह याद रखना है कि अगर धन होगा, अगर धन चिन्ह लगता है तो इसका मतलब घट रहा है, अगर माइनस लगता है तो इसका मतलब बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। तो पहले तो यह कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि SO4 दोनों समान हैं, और यहाँ पे दोनों इसके जो इलेक्ट्रॉन है वह भी समान है। अब बचा केवल Zn। तो अगर आप Zn देखेंगे तो Zn में तो वृद्धि हुई है ना, देखिए Zn में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई कि कमी हुई है, अब यही ध्यान देना है। यहाँ पे चिन्ह है प्लस का, पहले इसके पास अगर 10 आम थे, दूठ त्यागा होगा तभी इस पे धन चार्ज आया है, तो यानी इस पे कितने हो गए 8, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनों को हुई है कमी, यहाँ हुई है कमी, तो कमी वाला तो इसमें आएगा नहीं। तो आइए इस पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, केवल मानकर हम लगा रहे हैं, मान लेते हैं इसके पास 10 थे। ठीक, मानते हैं ऐसे ही केवल समझने के लिए, 10 थे, और इसने देखिए यहाँ से 10 थे, लेकिन इसने 2 त्यागा था, तो अब कितने बचे होंगे 8। लेकिन फिर यहाँ पे जाते जाते इसने देखिए 2 अपना जो दिया था वो अभी ग्रहण कर लिया, यानी कि इसका चार्ज हट गया, तो अब कितने हो गए 10।
जो 2 इसने त्यागा था वह 2 अब हासिल कर लिया, तो कितना हो गया 8 से 10, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए। तो यहाँ पे Cu में जब देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसलिए यह कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। और इसमें ऑक्सीडाइज, यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वह कौन कहलाएगा, जड़यन। कौन कहलाएगा, जड़यन कहलाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और एक अभिक्रिया जो इन दोनों को साथ लेकर बनती है, और अभी आपको बताया हमने कि लगभग प्रायः हमेशा यही मिलेगा कि जहाँ उपचयन होगा वहाँ अपचयन होगा, और जहाँ पर अपचयन होगा वहाँ उपचयन होगा। तो उसी को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उसी को कहेंगे क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें देखिए नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 2 शब्द मिलके बने हैं, रेड एंड ऑक्स, लाल और बैल नहीं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ चलती हैं उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो परिभाषा बना लेते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन की प्रक्रियाएं साथ साथ उपचयन की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, साथ साथ चलती हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन तथा उपचयन की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं, परिभाषा देख लीजिए एक बार। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ चलती हैं उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो अभी एग्जाम्पल से समझते हैं, वही 3 उदाहरण फिर से उठाएंगे ताकि बोर्ड में लिखने में भी आसानी हो। आप जब बोर्ड में एग्जाम में बैठें तो आपको वही 3 अभिक्रियाएं याद रख लेनी है, और तीनों में एग्जाम्पल पूछे तो वही लिख के चले जाना है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको दे के पूछेगा किसमें अपचयन किसमें, उपचयन किसमें है, तो इस तरह से अगर देखे रहेंगे तो पहचान लेंगे। ठीक है, देखिए, या कभी कभी उपचायक और अपचायक पूछ देता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल वही उठाइए, CuO प्लस H2, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, CuO प्लस H2 और बना लेगा Cu प्लस H2O। ठीक, अब पहले ऑक्सीजन के आधार पे देखिए। तो ऑक्सीजन के आधार पे आप जब देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, यहाँ देखिए ऑक्सीजन परमाणु की क्या हुई है, कमी। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो ऑक्सीजन परमाणु की कमी हुई है, तो कमी, और यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन परमाणु की क्या हुई, वृद्धि। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ा है, यहाँ ऑक्सीजन घटा है। तो ऑक्सीजन का ऊपर आना यानी ऊपर जाना क्या कहलाएगा, उपचयन। क्या कहलाएगा, उपचयन। तो यहाँ पे है उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक, यहाँ पे कम हुआ है, नीचे आया है, तो यहाँ पे क्या है, अपचयन। क्या है, अपचयन। अब यह समझ लिए हैं तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो प्रायः देखा हमने कि जहाँ पे उपचयन हो रहा वहीं पे अपचयन भी हो रहा है। ठीक है, तो तीनों अभिक्रियाएं जो लिए थे उसमें दोनों हमने जानबूझकर ऐसे ही लिए थे कि तीनों साथ साथ हो जाए, दोनों साथ साथ हो जाएं, अपचयन उपचयन, ताकि हम रेडॉक्स में भी उनका इस्तेमाल कर सकें। ठीक, अब अगला देखिए, हाइड्रोजन के बेस पर H2S प्लस
H2S प्लस Cl2 बना लेगा HCl और प्लस यस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन घटा है कहाँ बढ़ा है, तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे H2S के साथ यहाँ हाइड्रोजन की क्या हो गई कमी, तो H की हो गई कमी। और यहाँ पे देखेंगे Cl2 यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो गई वृद्धि, हाइड्रोजन की क्या हो गई है वृद्धि। थोड़ा सा याद करिए, उपचयन में क्या होता है यानी ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ेगा या हाइड्रोजन घटेगा या फिर इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा घटेगा। और अपचयन में क्या होगा इसी का उल्टा, ऑक्सीजन घटेगा बाकी सब बढ़ेंगे, हाइड्रोजन बढ़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहीं से अंदाज़ा लगाइए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन घट रहा है, तो हाइड्रोजन बढ़ने के लिए क्या लगेगा अपचयन, तो यहाँ पे हम लगा देंगे अपचयन यानी कि रिडक्शन। और देखिए यहाँ हाइड्रोजन घटा है तो हाइड्रोजन घटने के लिए क्या होगा उपचयन, उपचयन। ठीक है, एक एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रॉन वाला है वो भी देख लीजिए, तो इसको मिटा देते हैं। तो क्या था ZnCuSO4 और बना क्या लेगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक, अब फिर से वही लिख लीजिए, याद रखना है प्लस आया तो बढ़ा है, माइनस आया नहीं, प्लस आया तो घटा है और माइनस आया तो बढ़ा है। माइनस होने का मतलब उसने उधार ले के खाया है तो उधार ले के बढ़ गया है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे Zn के पास कितना होगा 0, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 2 प्लस और यहाँ पे 2 माइनस और यहाँ पे कितना 0। यह वाला हिस्सा आपको पता है कि इसको काट देना है। ठीक, इसको काटने के बाद क्या मिला हमको देखिए, Zn से Zn की तरफ चलिए, तो Zn से Zn की तरफ चले हैं तो 2 प्लस हुआ यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है और त्यागने पे क्या आती है कमी आती है। ठीक है, त्यागने पे क्या आती है कमी। यहाँ पे पहले मान लेते हैं अगर 10 था, 2 त्यागा तो कितना बचा 8, पहले 10 अब कितना हो गया इधर 8 यानी कमी आ गई। और कमी यहाँ पे 10 हम केवल मान रहे हैं, ठीक है ओरिजिनल में नहीं है, तो यहाँ पे 2 की कमी आ गई और कमी आते ही इलेक्ट्रॉन का कम होना क्या कहलाता है उपचयन, उपचयन। ठीक है, और यहाँ पे Cu, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे Cu से Cu की तरफ चलिए, तो पहले इसने एक भी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले से ही 2 त्यागा था। अगर पहले से इसके पास ओरिजिनल में संख्या मानते 8 तो 10 मानते तो यहाँ पे हम मान सकते हैं, या फिर मान ले यहाँ पे हमारे पास 2 देने के बाद भी इसके पास 10 है, 2 लेने के बाद भी इसके पास कितना है 10। ठीक, 2 देने के बाद, लेने के बाद नहीं प्लस लगाया ना, देने के बाद। अब यहाँ पे गए हैं तो इसका 0 हो गया यानी इसने जो दिया था वह वापस ले लिया, 2 दिया था 2 वापस ले लिया, तो कितना हो गया 12 यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने होंगे 2 बढ़ गए ना, 2 क्या हो गए बढ़ गए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ा है और इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए क्या होता है अपचयन, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे अपचयन। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घटा था। ठीक है, देख लीजिए, तो इसको हटा देते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं होती इसे, और यह भी वाला हिस्सा नहीं लिखते हैं, बाकी केवल यही वाला दिखा देते हैं। ठीक, तो याद रखना है सबसे ज़रूरी बात जो है इलेक्ट्रॉन कब घटेंगे बढ़ेंगे, तो याद रखना है कि अगर प्लस लग रहा है तो यहाँ पे जो क्या लग रहा है चिन्ह प्लस लग रहा है तो इसका मतलब इसने त्याग दिया है तो कम हुआ है। अगर यह माइनस लग गया होता, अगर यह माइनस लग गया होता इसका मतलब क्या हो रहा है तो बढ़ गया, ले लिया ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बढ़ा है, क्यों, क्योंकि 2 दिया था यहाँ वापस गया तो अपना ले लिया, सब कुछ अपने बराबर हो गया, तो यहाँ पे कम था यहाँ पे ज़्यादा था। अब यहाँ पे कैसे यह पता करें कि यहाँ पे इसका प्लस 2 ही आएगा, 2 प्लस आएगा, तो आपको याद ही होगा CuSO4 दोनों मिल के CuSO4 बनाते हैं और Cu के सर पे कितना होता है 2 माइनस चार्ज होता है और इसके पे कितना होता है, इसका तो परिवर्ती है, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों हो सकते हैं, लेकिन आप लगाएंगे कौन सा। तो यहाँ पे देखेंगे कि CuSO4 बनाना है, CuSO4 यानी कि नीचे ना इसके कुछ आया है ना इसके कुछ आया है, यानी कि इसका चार्ज होगा 2 प्लस,
तो यह दोनों कटेंगे तभी क्या बनेगा, CuSO4। ठीक है, तो आगे देखिए, यह हो गई आपकी 3 अभिक्रियाएं, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स। अब आइए देखते हैं उपचयन पर आधारित दैनिक जीवन में कुछ प्रभाव, या फिर कह सकते हैं ऑक्सीकरण पर या ऑक्सीकरण के दैनिक जीवन में कुछ प्रभाव। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम समझाएं तो आप लोग 2 चीज़ों को समझिए। यहाँ पे 2 चीज़ों को शामिल करना है। एक शामिल करेंगे संक्षारण, एक प्रभाव देखेंगे संक्षारण, दूसरा प्रभाव देखेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत माने होता है बिगड़ जाना या खराब होना। ठीक है, अब संक्षारण माने आप तो जानते होंगे, जंग लगना एक प्रकार का संक्षारण है। ठीक है, तो अब आइए एक एक को समझते हैं। तो सबसे पहले संक्षारण, या अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं कोरोजन। ठीक, तो अगर कोई धातु है, यहाँ पे यह याद रखना है कि संक्षारण केवल धातुओं का होता है। कोई धातु है, इस पे आके धूल जमती रहे, कहीं धूप में बाहर छोड़ दीजिए, धूल है, धूल मिट्टी, ठीक, नमी, वायु, ठीक, यह इनसे क्रिया कर ले। तो जब कोई धातु नमी, वायु, धूल, मिट्टी आदि से क्रिया कर ले तो यह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है। और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो जब कोई धातु धूल, मिट्टी, नमी और वायु आदि से क्रिया करके नष्ट होने लगती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। तो हम परिभाषा नहीं लिखवा रहे हैं, इसी से समझ लीजिए और अपने से लिख लीजिएगा। देखिए, जब कोई धातु नमी, वायु तथा धूल, मिट्टी आदि से क्रिया करके नष्ट होने लगती है तो यही प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है, या इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण का एक एग्जाम्पल देखिए, जंग लगना। जंग लगना, लोहे में जंग लगती है ना, तो उसी को कहेंगे क्या, संक्षारण है। और जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू H2O। यह है जंग का फार्मूला। जंग लड़ने नहीं जाना है। जो आपके लोहे की सामान आप साइकिल छोड़ देते हैं बाहर, 10-15 दिन छोड़ दीजिए, ठीक है, सबसे पहले तो चोरी हो जाएगी। ठीक, इसलिए ऐसे जगह पे छोड़े जहाँ पे केवल चोरी होने का डर ना हो। तो आपको वहाँ पे अगर छोड़ेंगे तो 10-15 दिन अगर उसको साफ़ ना करिए, ना कुछ करिए, तो उस पर क्या धूल मिट्टी आज जमा होती रहती हैं। धीरे धीरे देखेंगे ना, 1 आध महीना बाद आपको साइकिल एकदम नए अवतार में मिलेगी, एकदम जंग लग जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म होती रहेगी। ठीक, तो वह जंग लग गई। और जैसे एक एग्जाम्पल और है, चांदी का काला होना। चांदी का काला होना, आपने चांदी अगर पहना हो तो देखिएगा धीरे धीरे वह काली होने लगती है। तो वह भी एक प्रकार की क्या है, वह भी प्रक्रिया क्या है, संक्षारण की प्रक्रिया है। ठीक, संक्षारण से बचाने के कई उपाय होते हैं जिन्हें हम धातु अधातु नामक चैप्टर में पढ़ लेंगे। और जैसे अगर जानना हो तो क्या है संक्षारण से बचाने के लिए उपाय, मिश्र धातु बना देना है। और देख ही लेते हैं, संक्षारण को रोकने के उपाय। तो सबसे पहले आप लोगों के कॉमन होगा, आप लोगों के लिए पेंट करना, पेंट करके, ठीक, या ग्रीस लगाकर भी आप लोग सुने ही होंगे, ग्रीस लगाकर, कभी कभी तेल वोल लगाकर छोड़ दिया जाता है, तेल लगाकर। और एक प्रक्रिया है
मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाने से भी इन सबको हम समझेंगे धातु और अधातु में, ठीक। और एक प्रक्रिया है यसद लेपन करके, यसद लेपन करके, ठीक है, इसी को बोलते हैं गैल्वनीकरण, ठीक। क्या होता है इसमें, जिंक के एक द्रव में जिंक, गलित जिंक होता है, उसमें किसी धातु को डुबोया जाता है और उस पर जिंक की परत चढ़ जाती है और उससे संक्षारण रुक जाता है, ठीक। इस प्रकार हमने संक्षारण को देखा। अब आइए देखते हैं विकृत गंधिता। तो दूसरा टॉपिक है आपका विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता को अंग्रेजी में कहते हैं रैंसिडिटी, जिसे खाने से हो जाए एसिडिटी, ठीक, रैंसिडिटी। तो विकृत गंधिता पहली बात तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है विकृत और एक है गंध, ठीक। विकृत माने होता है खराब होना, किसका, गंध का। तो अब यह हमेशा याद रखेंगे, यह है ना खाद्य पदार्थों के लिए आता है। कैसे खाद्य पदार्थों के लिए, तैलीय खाद्य पदार्थ, तैलीय खाद्य पदार्थ। तो तैलीय खाद्य पदार्थों की गंध का खराब होना एक तरह से ही क्या है, विकृत गंधिता। अब जब गंध खराब होगी तो आपको वह खाने में अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया, गंध खराब होने से उसके स्वाद में भी परिवर्तन हो गया, तो स्वाद परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो गंध और स्वाद दोनों परिवर्तित हो गए। तो तैलीय खाद्य पदार्थों की गंध और स्वाद का परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। और यह किस कारण होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करने के कारण। जब तैलीय खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो तैलीय खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जब तैलीय खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनके गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं इसे। तो बासी खाना होता है उसी को क्या कहेंगे, उसमें क्या हो जाती है, विकृत गंधिता हो जाती है, क्योंकि वह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है। और यह बना है रैंसी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, रैंसिडिटी, ठीक। इसी से निकला है एसिडिटी, ठीक, रैंसिडिटी। बासी भोजन करने से क्या होती है, एसिडिटी होती है। देखिए विकृत गंधिता, जब तैलीय खाद्य पदार्थ, तैलीय को वसायुक्त कह सकते हैं, जब तैलीय खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसके, जब तैलीय खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है। जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो जब तैलीय खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। आसान सी परिभाषा है, ठीक है। तो इससे बचने के उपाय क्या है, इससे जो मतलब आपको एक चीज़ याद रख लेनी है कि इससे बचाने के लिए यही पूछा जाएगा आपसे, चिप्स के पैकेटों में सबसे पहले इसे रोकने का उपाय जो है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसे रोकने के उपाय। चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरना। तो आपको पता है चिप्स तेल में छाने जाते हैं, तो चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीजन के स्थान पर क्या भर देना, नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होगी, और ऑक्सीजन से क्रिया ही ऑक्सीकरण होना या ऑक्सीकृत होना कहलाता है। दूसरा देखिए,
जो भोजन है उनको बचाने के लिए कहाँ रख देना, भोजन को प्रशीतक में रखना। भोजन को कहाँ रखना, प्रशीतक में रखना। या तीसरा, भोजन को वायुरोधी बर्तन में रखना। वायुरोधी बर्तन में रखना। ठीक, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 हमने बता दिया है। तो यह रहा आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव। तो सबसे पहला क्या था, संक्षारण, और दूसरा क्या है, विकृत गंधिता। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले उपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन को ही दूसरा नाम क्या दिया गया है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होती है, उसे हम कहते हैं उपचयन अपक्रिया। ठीक, इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी देखा था। दूसरा, अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी या फिर हाइड्रोजन परमाणुओं में वृद्धि हो, उसे हम कहते हैं अपचयन अपक्रिया। उसके बाद रेडॉक्स देखा, रेडॉक्स में दोनों साथ साथ चलते हैं, अपचयन और उपचयन, उदाहरण सब देखे हमने। और उसके बाद क्या है, तीसरा जो हमने तीसरा आज का टॉपिक जो पढ़ा, मतलब मेन टॉपिक जो पढ़ा, अंत में जो परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा होती है, एक पढ़ा ऑक्सीकरण अपक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव, जिसमें हमने देखा संक्षारण, और दूसरा क्या देखा, विकृत गंधिता। संक्षारण का मतलब क्या है, धातुओं का धूल मिट्टी नमी आदि से क्रिया करके नष्ट होना। ठीक, दूसरा क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब खराब होना, और गंध माने गंध का। ठीक, तो गंध खराब होगी तो स्वाद भी खराब होगा। तो विकृत गंधिता का अर्थ क्या हो जाएगा, तो जब तैलीय खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। चिप्स के पैकेट में याद रखना है, ऑक्सीजन के स्थान पर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, याद रखिएगा। तो यह है, पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।